नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिद्धपीठ मां सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इसके बाद मां सुरकंडा देवी मंदिर में पूजा अर्चना करके प्रदेश की सुख और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी टिहरी को निर्देश दिए कि इस क्षेत्र में स्थायी हेलीपैड के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित की जाए। सुरकंडा देवी मंदिर जाने के लिए लगभग 5 करोड़ की लागत से बने रोपवे की लंबाई 502 मीटर है। इसकी क्षमता लगभग 500 व्यक्ति प्रति घंटा है। सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे सेवा उत्तराखंड के राज्य के गठन होने के बाद पहली महत्वपूर्ण रोपवे परियोजना है, जिसका निर्माण राज्य पर्यटन विभाग द्वारा किया गया है। सुरकंडा रोपवे सेवा शुरू होने से श्रद्धालु कद्दूखाल से मात्र 5 से 10 मिनट में सुगमता से साथ में साल भर मां सुरकंडा देवी के दर्शन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि मां सुरकंडा देवी के लिए रोपवे सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं को दर्शन करने में सुगमता होगी और इससे स्थानीय स्तर पर भी लोगों की आजीविका भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर साफ संदेश दिया है कि राज्य की शांति में जिन लोगों से अस्थिरता आ जाती है, उनका चारधाम यात्रा में प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होगा। चूंकि उत्तराखंड धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र है, हिमालय का प्रदेश है, गंगा का प्रदेश है, साथ में दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है, एक शांत प्रदेश है, वहाँ की कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। कई बार ये चीज़ें आई हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग वहाँ पर आ गए हैं जो कहीं पर किसी ने कोई कानून व्यवस्था खराब की होती है, कहीं पर कोई घटना की होती है, किसी के ऊपर गुंडा एक्ट लगी है, किसी के ऊपर रासुका लगी है, लेकिन यहाँ पर गुमनामी का जीवन जीकर कुछ न कुछ करना शुरू करते हैं। अचानक कोई काम ऐसा करते हैं जिससे कि अशांति फैल जाती है, कानून व्यवस्था खराब हो जाती है। ये आगे से कानून व्यवस्था खराब न हो, ऐसे लोगों के लिए उत्तराखंड कोई ऐसा और आरामगढ़ नहीं है। तो इनके लिए हमने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई, जिसमें कई संदिग्ध जो है सामने आए हैं और हम इसको सख्ती से चलाने वाले हैं। इस रावत ने बिजली को लेकर के और इसके अलावा जंगलों में जो आग लेकर के कहा सरकार कुछ नहीं करेगी, जंगलों की आग बुझा पा रही है, बिजली संकट दूर कर पा रही है। नहीं, देखिए, बिजली की संकट के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से हमने बिजली की व्यवस्था को ठीक किया है, क्राइसिस मैनेजमेंट किया है और ये पूरे देश के अंदर जो व्यवस्था खराब हुई है या जो व्यवस्था में कमी आई है, उस व्यवस्था को हम लोग ठीक कर रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर लोगों को हम ठीक से कैसे बिजली दें, उसके मैनेजमेंट में हम लगे हुए हैं, लगातार कर रहे हैं। और जो बनागनी है, बनागनी को लेकर भी हम लगातार काम कर रहे हैं, उसको भी जल्दी हम कंट्रोल में कर लेंगे। धन्यवाद। यूनिफॉर्म सिविल कोड, चूंकि उसके लिए हमारी कमेटी जल्दी बनने वाली है और कमेटी बनते ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में प्रदेश सरकार ने क्षमता के अनुसार प्रतिदिन दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या तय कर दी है। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी किए हैं। ये व्यवस्था यात्रा सीजन के पहले 45 दिनों के लिए बनाई गई है। कोविड महामारी के 2 साल बाद चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। इस बार बहुत बड़ी संख्या में यात्रियों के चारधाम आने की संभावना है। आगामी 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने के साथ ही चारधाम यात्रा शुरू होगी, जबकि केदारनाथ के कपाट 6 मई और बद्रीनाथ के 8 मई को खुलेंगे। कोरोना महामारी के चलते 2 साल बाद चारधाम यात्रा पूर्ण रूप से संचालित हो रही है और इस बार चारधामों के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। चार धामों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने मंदिर परिसर की क्षमता और ठहरने की व्यवस्था के आधार पर दर्शन के लिए यात्रियों की अधिकतम संख्या तय की है। केदारनाथ धाम में 12,000, बद्रीनाथ में 15,000, गंगोत्री में 7 और यमुनोत्री धाम में एक दिन में 4,000 श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति होगी। 3 से 31 मई तक चारधाम यात्रा के लिए 2,29,000 से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकृत हो चुके हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी जोशीमठ के नरसिंह प्रांगण में वीर तिमुड़िया मेला आयोजित किया गया। इसका आयोजन बद्रीनाथ के कपाट खोलने से 1 हफ्ते पहले किया जाता है। माना जाता है कि तिमुड़िया 3 सिर वाला राक्षस था, जो एक सिर से देखने और एक से मांस खाने और एक से अध्ययन करने का काम करता था। उसने बद्रीनाथ के आसपास के इलाकों में किसी जमाने में अपना आतंक मचाया हुआ था। प्रतिदिन वह आसपास के गांव में किसी न किसी मनुष्य को खा जाता था। एक दिन मां दुर्गा देव यात्रा पर थी। उस दिन गांव वाले
मां के स्वागत के लिए आए और पूछने पर पता लगा तब सभी लोग तिमुड़िया के डर से घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और जिसके बाद मां दुर्गा और तिमुड़िया राक्षस दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। तब से ये परंपरा चली आ रही है और हर साल यहाँ पर तिमुड़िया मेला लगाया जाता है। मेला हम नहीं कर पाए कोरोना के कारण, लेकिन बद्रीनाथ कपाट खुलने के पहले भगवती का वीर तिमुंडिया बहुत कुछ पाया जाता है। यहाँ पे इतना कच्चा चावल, गुड़ और अन्य कुछ सामग्री खाया जाता है और हमारी बहुत बड़ी मान्यता है और उस मान्यता को मान को तिमुंडिया देवता पूरा करते हैं। ये कोई कमरे के अंदर होने वाला कार्यक्रम नहीं, अपितु लगभग 20,000 लोग यहाँ पे आए थे और 20,000 से ज्यादा लोग मैं देख रहा हूँ जिनके सामने खुले प्रांगण में कार्यक्रम हुआ। ये जोशीमठ की पहचान है, उत्तराखंड की पहचान है और भारतीय देवी देवताओं की पहचान है जो प्रत्यक्ष सिखाते हुए। मेला बहुत पौराणिक प्राचीन से चले आ रहा है और कोरोना काल के वजह से ये मेला नहीं हो पाया था, लेकिन आज अब ये मेला जो है पट खुलने से पहले ही ग्रामीण वासियों की द्वारा किया जाता है और इसमें लोगों में इतना उत्साह था, इस साल इतना उत्साह था कि बहुत ही ज़्यादा उत्साह था। और यहाँ पे जो हमारे जो कार्यक्रम हुए, यहाँ पर मांगलिक कार्यक्रम महिला मातृशक्तियों द्वारा और यहाँ पे झुमेर लगाए गए। उसके बाद जो कार्यक्रम होता तिमुंडिया वीर का, जो भगवती का वीर है वो यहाँ पे जो है उसका जो ये कार्यक्रम होता है, बकरे का चावल का, वो कच्चे चावल खाता है और बकरा को पान करता है, उसका खून का पान करता है। तो इस तरीके से ये ताकि इसमें समृद्धि आए, यह यात्रा हमारी सुगम चले और किसी को भी जो है इसमें जो दुर्घटना न हो, इस प्रकार से ये गंगोत्री धाम के कपाट 3 मई को खुल रहे हैं, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आपको बता दें कि मां गंगा के मायके मुखी मठ में उनके दर्शन किए जाते हैं, जिसको लेकर तैयारियां जारी हैं। तीर्थ पुरोहित रावल हरीश सेमवाल ने बताया कि 6 महीने के प्रवास पर जब शीतकाल के लिए गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं, उसके बाद गंगा जी यहाँ पर प्रस्थान करती हैं। मां गंगा का मायका है और 6 महीने के प्रवास पे जब शीतकाल के लिए गंगोत्री धाम में मां गंगा के कपाट बंद हो जाते हैं, तदोपरांत अन्नकूट के महापर्व पर वहां से गंगा जी यहाँ के लिए प्रस्थान करती है। पूरे 6 महीने हमारी जो है इसका भी जो पुराणोक्त स्कंद पुराण में उतना ही हमारा महत्व दिखाया गया है और पुजारी लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। आप जितने भी आगंतुक अखिल देश के अखिल विदेश के जो मां गंगा के दर्शन सर्दियों में यानी शीतकाल में करना चाहते हैं, वो इस स्थान पर आ सकते हैं। इस पर माननीय पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी का आगमन होना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से वो नहीं आ पाए। आज यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और 3 मई अक्षय तृतीया के अवसर पर मां गंगा के कपाट गंगोत्री धाम में खुलने जा रहे हैं और 4 धाम यात्रा भी आरंभ होने जा रही है। इसी की कड़ी में आज यहाँ पर पूरा प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय, माननीय विधायक जी भी आए हैं और यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए यहाँ पे आए हैं और प्रशासन की पूरी तैयारी है यात्रा व्यवस्था को लेकर के। हमने आज देखा कि जगह जगह पर प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारी की है और जिस तरह से कि उम्मीद है कि इस वर्ष यात्रा भारी तादाद में चलेगी और क्योंकि सभी होटल्स ऑनलाइन बुकिंग सबकी हो रखी है, तो बहुत अच्छा इस समय हमारे लोग अनुभूत कर रहे हैं कि इस समय की यात्रा से जो है यहाँ पे अच्छा होगा और प्रशासन की भी यात्रा व्यवस्था को लेकर के पूरी तैयारी है। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि चाक चौबंद यहाँ पे सभी तैयारियां पूरी की जाए और 4 धाम यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व जिलाधिकारी ने भी निरीक्षण कर लिया है और आप देखेंगे कि इस बार की यात्रा बहुत अच्छी तरीके से होने जा रही है। मेरा पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विकासखंड के महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय विधानी में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 मई को प्रस्तावित कार्यक्रम है, जिसकी तैयारियों के लिए उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत विधानी पहुंचे। योगी के माता से मुलाकात कर उन्होंने आपको बता दें कि उनका आशीर्वाद लिया और उन्होंने तैयारियों के संबंध में बैठक ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समुचित व्यवस्था जल्दी पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थल में शौचालय, विद्युत, पेयजल सहित अन्य व्यवस्थाएं पहले ही पूरी कर ली जाएं और लोगों को आने जाने के लिए भी अलग अलग रास्ते बनाए जाएं ताकि आम जन को परेशानी का सामना न करना पड़े।
राजधानी देहरादून में कायाकल्प सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शामिल होना था, लेकिन दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त होने की वजह से मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं हो पाए। आपको बता दें कि इस मौके पर प्रदेश के 18 अस्पतालों के अधिकारियों और डॉक्टर्स को बेहतर काम करने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं में स्वच्छता और इन्फेक्शन की रोकथाम के मामले में बीडी पांडे जिला हॉस्पिटल नैनीताल और जिला हॉस्पिटल रुद्रप्रयाग को 25-25 लाख रुपए की धनराशि देकर सम्मानित किया गया और इसी तरह से जिला चिकित्सालय हॉस्पिटल रुड़की को 15 लाख रुपए की धनराशि दी गई और 18 अस्पतालों के अधीक्षक और डॉक्टरों को भी सम्मानित किया गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारे 18 हॉस्पिटलों को आज कायाकल्प के तहत उनको पुरस्कार दिए गए हैं, उनको सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और स्वास्थ्य विभाग की ओर से मैं बधाई दे रहा हूं कि उन हॉस्पिटलों ने अपने अपने हॉस्पिटलों को स्वच्छता की दृष्टि से, वहाँ इनोवेटिव की दृष्टि से बहुत अच्छे काम किए हैं और इसलिए वो आज उनको पुरस्कारों से नवाजा गया है। ये पुरस्कार हम 5 सालों से देते हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे कई हॉस्पिटल बहुत अच्छा काम इस पे कर रहे हैं और आज जिन जिन हॉस्पिटलों को हमने पुरस्कार दिए हैं, मैंने उनसे निवेदन ये किया है कि आप प्रतिस्पर्धा में देश की रैंकिंग में कैसे आना है, इसके लिए भी आप गैप एनालिसिस करके और जो काम सरकार कर सकती है आप हमको बताइए। जो हॉस्पिटलों को करना है वो उनको करना पड़ेगा और मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छी पहल उत्तराखंड सरकार की तरफ से की गई है। मुझे स्वास्थ्य सचिव का चार्ज लिया 1 हफ्ता ही अभी हुआ है, तो पहले मेरा अनुरोध रहेगा सबसे कि लोग उचित तरह से सभी कार्य का निर्वहन करें और यदि ऐसा नहीं होगा तो उनको थोड़ा समय देने के बाद कार्रवाई भी की जाए। कोविड और चारधाम को लेकर के किस तरह से स्वास्थ्य विभाग तैयारी करता है? जी, चारधाम को लेकर के पिछले हफ्ते हम लोगों ने सारा रिव्यू किया था। CMOs VC पे थे, तो सभी जो डॉक्टर्स का प्लेसमेंट होता है सभी यूनिट्स में वो ऑलरेडी कर दिया गया है। दवाई उपकरण इत्यादि को भी हम लोगों ने रिव्यू कर लिया है। जिलाधिकारियों और CMOs को हम लोगों ने निर्देश भी जारी कर दिए। चारधाम की तैयारी स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी है। मैं डॉक्टर KS धामी, PMS बीडी पांडे, नैनीताल। स्वराज कायाकल्प सम्मान समारोह, इसमें आपको सम्मानित किया गया है जो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। थोड़ा सा बताएं सर, किस अस्पताल से हैं और क्या क्या? कायाकल्प प्रोग्राम है, ये सभी हॉस्पिटल्स के लिए हर साल इसमें नंबरिंग के हिसाब से जो है आपको अवार्ड मिलता है, जिसमें कि स्वच्छता और अस्पताल में डिफरेंट बिंदु हैं, जिसमें कि आपका OT है, ब्लड बैंक है, आई है, मेडिसिन है, IPD है और OPD है। इस तरह की जितने भी सफाई और ये इनसे रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं, उसी के आधार पर ये हर साल कायाकल्प अवार्ड दिया जाता है और हम लोग इसका जो समय समय पर मीटिंग करते रहते हैं। इसमें एक नोडल बनाते हैं डॉक्टर और उसी के देखरेख में और हमारे देखरेख में हम लोग पूरे साल जो है इसके लिए लगे रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। साल में 2 बार 2 टीमें आती हैं और सेंट्रल होती है और इसमें स्टेट टीम्स होती हैं जो कि हम लोगों के हॉस्पिटल का आकलन करती हैं और उसी हिसाब से ये कायाकल्प अवार्ड दिया जाता है। तो मैं बीडी पांडे परिवार की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कायाकल्प की टीम का, जिन्होंने कि हमको ये अवार्ड दिया और हम लोग प्रथम स्थान पर आए और मैं अपने पूरे हॉस्पिटल को, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट जो स्वच्छक हैं और जिसको हम आपका पर्यावरण मित्र कहते हैं और क्लास 3 और वे पूरे अपने हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को इसके बारे में बहुत बहुत बधाई। कितने रुपए का चेक यहाँ पर? हम लोगों को 25 लाख रुपए का प्राइज़ मनी मिला है, जिसको कि हम अस्पताल के आगे के जो भी हमारे वहाँ पर जो चीज़ें हमको करनी है और उसमें हम इसका। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी युवा मोर्चा के 12 राज्यों के 27 कार्यकारिणी के सदस्य और उपाध्यक्ष मसूरी पहुंचे, जहां पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि सभी ने प्रदेश की योजना और कार्यों को लेकर ये बैठक की और बीजेपी के द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों की भी समीक्षा की गई और आगामी रणनीति बनाई गई ताकि जनता की सेवा में कोई कमी न रहे।
आज मेरे साथ 12 राज्यों से युवा मोर्चा के पदाधिकारी उत्तराखंड की सुशासन यात्रा पे आए हुए थे। आज समापन का दिवस है। उन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति देखी, यहाँ हो रहे कामों को देखा, सड़कों के कामों को देखा और जानने का प्रयास किया कि उत्तराखंड में धामी जी की सरकार, भाजपा की सरकार दोबारा वापस क्यों आई है। और इसके साथ ही यहाँ से संगठन की बातें सीख के जा रहे हैं, जिसको अपने राज्यों में ये जो है लेके जाएंगे। इस तरह से हमारा युवा मोर्चा और हमारा भाजपा और मजबूत होगा। और किस तरीके से देखते हैं सर इस पूरे जो आपका भ्रमण था उसको किस तरीके से और देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही बेहतरीन है। हमारा उद्देश्य है कि हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और हमारे भाजपा के जो युवा कार्यकर्ता हैं वो आएँ, दूसरे के राज्यों में जाएं, उसकी संस्कृति को देखें। एक डेलीगेशन दूसरे राज्य में जाए, दूसरे राज्य से डेलीगेशन दूसरे राज्य में जाए, ताकि एक युवा मोर्चा में आपस में दोस्ती बने, लोग आपस में जाने एक दूसरे को और आने वाले भविष्य की नींव। जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनी है, जो एक मिथक था कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, किस तरीके से वो टूटा है। क्योंकि हमारे साथ ऐसे भी प्रदेशों के कार्यकर्ता हैं जहां अभी भी ये साइकिल चल रही है, तो एक तरीके से उनका भी उत्साहवर्धन हुआ है कि अगर उत्तराखंड कर सकता है तो और प्रदेश भी कर सकता है। चंपावत चुनाव में युवा मोर्चा का क्या रोल है? हर चुनाव में युवा मोर्चा का फ्रंटल मोर्चे के रूप में रोल रहता है। तो कुछ दिनों में हमारी एक पूरी टीम चंपावत जाएगी। हमारे स्थानीय कार्यकर्ता ही ज़्यादा काम करते हैं, आपको पता है, चुनाव में, लेकिन कुछ कार्यकर्ता चुने हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों से। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हनुमान चालीसा पढ़कर लौट रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। ये हमला विशेष समुदाय ने किया है, जिसके बाद जमकर मारपीट भी हुई। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए मेयर जोगेंद्र उर्तेला ने क्या कुछ कहा, सुनिए। लगभग 50 से 60 लोगों का एक झुंड कुछ हनुमान भक्तों को और जिन्होंने भगवा धारण किया था उनके ऊपर उन्होंने हमला किया। धारदार हथियार से लेकर पत्थर इत्यादि सभी से उनके द्वारा हमला किया गया। और स्थानीय निवासियों का ये कहना है कि इतनी पत्थर की बरसात हमने कभी देखी भी नहीं। तो शीशमल के क्षेत्र के लोगों को बड़ी पीड़ा है कि इस तरह का अराजक तत्व और एक समुदाय विशेष के कुछ लोगों के द्वारा ये काम किया गया। और इस संबंध में सभी लोग कल थाने गए थे। थाने जाके हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को आगाह किया कि इस तरह की घटना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम सहनशील हो सकते हैं, लेकिन हम निर्भीक भी हैं। और ये बात मैंने उनको बता दी। रात को उनके द्वारा करीबन 10 गिरफ्तारी और हुई है। मंगलवार तक शाम को 6 बजे तक लगभग सबकी गिरफ्तारी करने की बात पुलिस प्रशासन ने की है। तभी जाके महापंचायत का यहाँ पर समापन हुआ। साथ ही कुछ मांगों को और महापंचायत ने पुलिस के सम्मुख रखा है कि इनकी आइडिया जांचें, इनकी गाड़ी के कागजों को जांचें। और इतने लोग नैनीताल रोड पर किस तरह घूम रहे थे, सीपीयू कहाँ थी, ये लोगों का प्रश्न है। सीपीयू शहर के अंदर कहाँ पे थी, इसकी जानकारी लोगों को चाहिए कि इतना बड़ा झुंड हाथों में लाठी डंडे लेके चल रहा है, सीपीयू क्या देख रही थी। तो ये कई प्रश्न हैं। फिर भी जितने भी यहाँ पे हनुमान भक्त, राम भक्त, सभी श्रद्धेजन, शीशमल के निवासी लोग और हमारे संगठन के और माता संगठन के लोग यहाँ पर आए थे, बड़ी सहनशीलता से सूझबूझ। विश्व श्रमिक दिवस के मौके पर मसूरी में मजदूर संगठनों ने रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर शामिल हुए। इस मौके पर मजदूर नेता आरपी बडोनी ने कहा कि सरकार धीरे धीरे सभी सरकारी संगठनों का निजीकरण कर रही है, जिससे समस्या बढ़ती जा रही है। सरकार को मजदूरों की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे कि उन्हें भी राहत मिल सके। आज आप देख रहे होंगे 1886 को जो शिकागो शहर में जो है मजदूरों ने अपने 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम, 8 घंटा मनोरंजन को लेकर जो हड़ताल की थी, वहाँ का तानाशाही सरकार ने हजारों मजदूरों को मौत के घाट उतारा था। इसी उपलक्ष्य में आज पूरे विश्व के अंदर जो है मई दिवस मनाया जा रहा है। और हम भी मसूरी में जो है महंगाई के सवाल पर और आपका जो न्यूनतम वेतन के सवाल पर, तमाम जो श्रमिकों की समस्या है, इन सवालों को लेकर आज हम भी मई दिवस मना रहे हैं, सड़कों पे उतरे हुए हैं। अभी आपने देखा होगा जो पिछली बार हमारी जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी, केंद्र सरकार ने जो 4 कानून पास किए हैं। पहले जो 46 कानून थे, अब 4 कानून बना दिए हैं। उन 4 कानून के विरोध में पूरा देश का मजदूर जो सड़कों पर है और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और इस आंदोलन का परिणाम ये हुआ है कि सरकार अभी झुकने को जो है, सरकार जो है झुकने को तैयार नहीं है।
इसलिए मजदूर जो है आक्रोश है, मजदूर सड़कों पर है। एक बात और आती है कि जिस तरीके से सारे सरकारी विभागों को और सारी कंपनियों को सारी जगहों को जो है निजीकरण किया जा रहा है, उसके लिए मजदूर क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हैं भेल बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, BSNL बेच दिया, सारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी वो सारी बेच दी गई है। मजदूर अब है कहाँ है? मजदूर किसी सब उसमें प्रतिष्ठानों में अब है ही नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां सरकारों ने जो ठेके पे दे दिए। इन तमाम सवालों को लेकर हमारे AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ईद को लेकर हल्द्वानी के बाजार सज गए हैं। कारोबारियों के साथ साथ रोजेदार भी ईद को खुशनुमा बनाने में जुट गए हैं। बाजार में रंग बिरंगी सेवइयों, खजला, खजूर और मेवे, कपड़े और सभी श्रृंगार के सामान की खरीदारों में दिन भर दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते 2 साल तक ईद का त्योहार लोगों ने घरों में ही मनाया था। इस बार सामान्य स्थिति होने पर लोग धूमधाम से ईद का त्योहार मनाएंगे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा, इंदिरा नगर और लाइन नंबर 1 से 8 तक बाजार में इन दिनों ईद की ही रौनक है। यहाँ पर कपड़े से लेकर खाने पीने के सामान से बाजार भी सजे हुए हैं। सोमवार को चांद का दीदार होगा तो फिर मंगलवार को देश भर में धूमधाम से ईद का त्योहार मनाया जाएगा। आज से रौनक में तो बहुत इजाफा हुआ है, क्योंकि लोग जो है मुतासिर थे इस बात से कि उनको खुल करके त्यौहार मनाने का मौका नहीं मिल पाया। अब जब मौका मिला है, लेकिन मौका मिलने के बाद थोड़ा सा समस्या लोगों में ये है कि रोजगार की, लोगों के पास रोजगार कम है, आमदनी कम है, तो त्यौहार का मज़ा उस वजह से फीका हुआ है। लेकिन जो लॉकडाउन के बाद से लोगों में उत्साह था कि हम खुल करके त्यौहार मनाएं, वो उत्साह बरकरार है, लेकिन पैसों का आगे थोड़ा फीका नज़र आता है। ईद को लेके पिछले 2 साल के बीच में जो भी कोविड चला है उससे तो इस साल में बेहतर ही है, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है तो ठीक ही है सारा। क्या कहना चाहेंगे पिछली बार की अपेक्षा इस बार के बाजार में कितना फर्क है? पिछली बार तो कुछ था ही नहीं, सब लोगों को प्रॉब्लम था कोरोना का और जगह जगह प्रॉब्लम थी, मार्केटें बंद थी, लोग अपना एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, ईद नहीं बना पा रहे थे। लेकिन अभी सब कुछ नॉर्मल हो गया है तो बेहतर हो गया है। अभी सब कुछ बेहतर है, लेकिन हल्के हल्के सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईद की तैयारी इस बार मतलब पूरी रहेगी? हाँ, ईद की तो माशाल्लाह आपके फुल तैयारी है। आपके तो अजीम खान नाम है। बार काफ़ी रौनक है और माहौल भी अच्छा है और बिक्री भी सही है। पिछली बार थोड़ा लॉकडाउन की वजह से और कोविड की वजह से जो है थोड़ा काम में भी फ़र्क था और लोग आ भी नहीं पा रहे थे, थोड़े डरे हुए थे, सहमे हुए थे। इस बार जो है काफ़ी लोग जो है उत्साह के अंदर हैं, खुशी में हैं, तो इस वजह से अच्छी चहल पहल है, रौनक है, बढ़िया है माहौल। मेरा नाम अब्दुल माजिद है। और रमज़ान क्या हर त्यौहार पर पड़ रही है, होली, दिवाली, ईद, सब पर महंगाई की मार पड़ी है। मगर फिर भी यह है कि रमज़ान को तो मनाया जाएगा अपने तरीके से, और पैसों का थोड़ा सा जो है कि आदमी मनी प्रॉब्लम चल रही है इस समय, आर्थिक व्यवस्था आपको पता ही है जैसे चल रहा है, मगर फिर भी सब लोग अपने त्यौहार मना रहे हैं। अच्छा, कोरोना काल में 2 साल के बाद मनाया जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल में मनाया नहीं गया था ईद का त्यौहार। इस बार छूट मिल रही है मनाने की पूरी तरीके से, कैसा देखते हैं, कितना उत्साह है इसको लेकर के? नहीं, उत्साह पूरा है, पूरे तरीके से त्यौहार मनाया जा रहा है अपने। और इसी के साथ में अपने उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।